एक बड़ी दिलचस्प बात है। क्या आपको पता है कि किसी भी प्रोफेशनल की फाइनेंशियल सक्सेस में उसकी टेक्निकल नॉलेज का योगदान सिर्फ 15% होता है। हाँ, और बाकी का जो 85% है वो ह्यूमन इंजीनियरिंग पर निर्भर करता है, मतलब लोगों से व्यवहार करने की कला पर। और ये कोई नई बात नहीं है, कार्नेगी फाउंडेशन की एक बहुत पुरानी रिसर्च है ये। बिल्कुल, और मुझे लगता है आज के दौर में तो ये 85% शायद और भी ज्यादा जरूरी हो गया है। हम स्किल सीखने में इतना डूब जाते हैं कि ये भूल ही जाते हैं कि हमारा काम तो इंसानों के साथ है, मशीनों के साथ नहीं। सही बात है, और इसीलिए आज हम इसी 85% वाले हिस्से को थोड़ा गहराई से समझेंगे, और वो भी एक ऐसी किताब के जरिए जो मतलब दशकों से बेस्ट सेलर रही है। डेल कार्नेगी की हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। ये किताब सिर्फ कुछ टिप्स नहीं देती, बल्कि इंसानी रिश्तों को देखने का एक पूरा नजरिया ही बदल देती है। और आज हमारा प्लान है कि हम इस किताब के सबसे बुनियादी सिद्धांतों पर फोकस करें। हम 3 मुख्य आइडियाज को समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा। 1, लोगों को संभालने की बुनियादी तकनीकें क्या हैं? दूसरा, लोगों से व्यवहार करने का सबसे बड़ा राज क्या है? और तीसरा, किसी से अपनी बात मनवाने का सबसे असरदार तरीका कौन सा है? बहुत बढ़िया। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और शायद सबसे मुश्किल सिद्धांत से। कार्नेगी कहते हैं, अगर शहद चाहिए तो मधुमक्खी के छत्ते पर लात मत मारो। इसका मतलब तो साफ है कि आलोचना, निंदा या शिकायत मत करो। पर यहाँ मेरे मन में एक सवाल है। पूछे। क्या हर तरह की आलोचना गलत है? मतलब अगर कोई सच में गलती कर रहा है तो क्या उसे बताना सही नहीं है, जिसे हम आजकल कंस्ट्रक्टिव फीडबैक कहते हैं? क्या कार्नेगी उसे भी मना करते हैं? ये बहुत बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, कार्नेगी का जो सिद्धांत है ना, वो आलोचना के एक्शन से ज्यादा उसके नेचर के बारे में है। उनका कहना है कि 99% मामलों में सीधी आलोचना बेकार है। बेकार क्यों? क्योंकि वो किसी भी इंसान को तुरंत डिफेंसिव बना देती है। जैसे ही आप किसी पर उंगली उठाते हैं, उसका ईगो, उसका स्वाभिमान जाग जाता है, और फिर वो अपनी गलती मानने की बजाय खुद को सही ठहराने के लिए 100 तर्क देने लगता है। मतलब बात सुधरने के बजाय और बिगड़ जाती है। बिल्कुल, रिश्ते में कड़वाहट आती है, पर इंसान बदलता नहीं। हाँ, ये तो किताब में एक बड़ा शॉकिंग एग्जाम्पल भी है। टू गन क्राउली नाम का एक अपराधी था जी, जिसने एक पुलिस वाले की हत्या तक की थी जी। और जब उसे पकड़ा गया तो उसने ये नहीं कहा कि उसे अफसोस है। नहीं, बिल्कुल नहीं। उल्टा उसने कहा, मेरे इस कोट के नीचे एक थका हुआ लेकिन बहुत दयालु दिल है। मतलब आप सोचिए। कमाल है। यहाँ तक कि शिकागो का गैंगस्टर एल कपून भी खुद को अपराधी नहीं मानता था। वो तो खुद को एक पब्लिक बेनिफैक्टर, एक जनसेवक मानता था। उसे लगता था कि वो लोगों का मनोरंजन कर रहा है और समाज उसे नफरत दे रहा है। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर इतने खूंखार अपराधी भी खुद को गलत मानने को तैयार नहीं है, तो हम और आप जैसे आम लोग अपनी छोटी मोटी गलतियों के लिए सीधी आलोचना कैसे बर्दाश्त करेंगे? कर ही नहीं सकते। और ये बात सिर्फ अपराधियों की नहीं है, ये हमारी डेली प्रोफेशनल लाइफ में भी सच है। किताब में जॉर्ज बी जॉनस्टन का एक बड़ा अच्छा किस्सा है। हाँ, वो सेफ्टी कोऑर्डिनेटर थे एक कंपनी में। जी, और उनका काम था ये पक्का करना कि मजदूर कंस्ट्रक्शन साइट पर हमेशा अपना हार्ड हैट पहने। और मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि वो पहले सबको डांट कर ही काम करवाते होंगे। बिल्कुल, वो जब भी किसी को बिना हेलमेट के देखते तो उसे नियमों का हवाला देकर खूब सुनाते थे। अब होता ये था कि मजदूर उनके सामने तो हेलमेट पहन लेते थे और उनके जाते ही उतार देते होंगे। एग्जैक्टली। डांट से नियम का पालन तो हुआ, पर दिल से नहीं। तो फिर उन्होंने क्या किया? तरीका बदला। उन्होंने आलोचना की जगह समझदारी को चुना। अगली बार जब उन्होंने कुछ मजदूरों को बिना हेलमेट के देखा तो वो उनके पास गए और बड़े शांत स्वर में पूछा, दोस्तों, क्या ये हेलमेट पहनने में आरामदायक नहीं है या इसका साइज ठीक नहीं है? अच्छा। फिर उन्होंने बड़े प्यार से समझाया कि ये किसी कंपनी के नियम के लिए नहीं, बल्कि उनकी अपनी सुरक्षा के लिए है, ताकि उन्हें कोई चोट ना लगे। और नतीजा हैरान करने वाला था। लोगों ने बिना किसी शिकायत के हेलमेट पहनना शुरू कर दिया होगा। बिल्कुल सही, क्योंकि अब उन्हें लग रहा था कि जॉनस्टन उनकी परवाह कर रहे हैं, ना कि सिर्फ अपनी अथॉरिटी दिखा रहे हैं। सही बात है। ये तो अब्राहम लिंकन ने भी बहुत कड़वे अनुभव से सीखा था। हाँ, अपनी जवानी में वो लोगों का मजाक उड़ाने और उनकी आलोचना करने के लिए काफी जाने जाते थे। और इसी आदत की वजह से एक बार तो बात ड्यूल मतलब
द्वंद्व युद्ध तक पहुंच गई थी जिसमें उनकी जान भी जा सकती थी। उस एक घटना ने लिंकन को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने किसी की भी आलोचना न करने का प्रण ले लिया और इसका सबसे बड़ा उदाहरण गेटिसबर्ग की लड़ाई के बाद देखने को मिला, जब जनरल मीड ने दुश्मन सेना को भागने दिया था। हाँ, लिंकन गुस्से से आग बबूला थे। उन्होंने मीड को एक बहुत ही कठोर खत लिखा जिसमें उन्होंने अपनी सारी निराशा निकाल दी। लेकिन उन्होंने वो खत कभी भेजा नहीं। कभी नहीं भेजा। वो खत उनकी मौत के बाद उनके कागजों में मिला। लिंकन समझ चुके थे कि इस कड़वे खत को भेजने से मीड सिर्फ अपना बचाव करेगा, खुद को सही साबित करने की कोशिश करेगा और शायद लिंकन पर ही पलटवार कर देगा। तो कुछ हासिल नहीं होता, आलोचना बेकार है। बिल्कुल। तो ठीक है, ये तो हुई वो बात कि क्या नहीं करना है, पर सिर्फ आलोचना से बचना तो काफी नहीं है ना। रिश्ते तो नकारात्मकता हटाने से नहीं, सकारात्मकता जोड़ने से बनते हैं। तो शायद यहीं पर कार्नेगी का दूसरा सिद्धांत आता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। दूसरा सिद्धांत, जिसे कार्नेगी लोगों के साथ व्यवहार करने का सबसे बड़ा राज कहते हैं, वो है सच्ची और ईमानदार प्रशंसा करें। किताब में लिखा है कि इंसान की सबसे गहरी इच्छा होती है महत्वपूर्ण महसूस करने की इच्छा, द डिजायर टू बी इम्पोर्टेंट। ये भूख और नींद की तरह ही एक बुनियादी जरूरत है। और जो इंसान इस जरूरत को ईमानदारी से पूरा करना सीख जाता है, वो लोगों का दिल जीत सकता है। और यहाँ पर ईमानदार और सच्ची, ये दो शब्द सबसे ज्यादा जरूरी हैं। मतलब चापलूसी और तारीफ में फर्क है। बहुत बड़ा फर्क है। कार्नेगी कहते हैं कि चापलूसी झूठी होती है, वो स्वार्थ से निकलती है और कोई भी समझदार इंसान उसे तुरंत पकड़ लेता है। जबकि सच्ची प्रशंसा वो दिल से निकलती है, वो निस्वार्थ होती है। पर ये लाइन बहुत पतली होती है ना, असल जिंदगी में कोई इसे कैसे पहचाने? इसका एक सरल सा पैमाना है। चापलूसी सामने वाले को वो बताती है जो वो खुद अपने बारे में सोचता है, और सच्ची प्रशंसा उसे वो बताती है जो आप सच में उसके बारे में सोचते हैं। अच्छा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण थे चार्ल्स श्वाब, स्टील इंडस्ट्री के बादशाह। वो कहते थे कि उन्हें जो इतनी बड़ी तनख्वाह मिलती है वो स्टील बनाने की काबिलियत के लिए नहीं, बल्कि लोगों को संभालने की काबिलियत के लिए मिलती थी। उनका एक बहुत मशहूर कथन है, मैं कभी किसी की आलोचना नहीं करता, मैं तारीफ करने के लिए हमेशा उत्सुक रहता हूँ, पर गलतियां निकालने में बहुत कंजूसी करता हूँ। और वो इसे जीते भी थे। उनका मानना था कि तारीफ और प्रोत्साहन से इंसान अपनी क्षमता के शिखर पर पहुंच सकता है, जबकि आलोचना उसकी सारी उम्मीदें खत्म कर देती है। ऐसा ही एक किस्सा जॉन डी रॉकफेलर का भी है। उनके एक पार्टनर एडवर्ड बेडफोर्ड ने एक सौदे में कंपनी के $10 लाख डुबो दिए थे। और उस जमाने में $10 लाख बहुत बड़ी रकम होती थी। कोई भी बॉस उस कर्मचारी को या तो निकाल देता या बुरी तरह जलील करता। पर रॉकफेलर ने ऐसा नहीं किया। नहीं, उन्होंने स्थिति का दूसरा पहलू देखा। उन्होंने बेडफोर्ड को बुलाया और डांटने के बजाय इस बात के लिए सराहा कि वो इस मुश्किल सौदे में भी निवेश का 60% हिस्सा बचाने में कामयाब रहे। कमाल है। उन्होंने कहा, ये तो शानदार है, हम ऑफिस में बैठ के भी हमेशा इतना अच्छा नतीजा नहीं ला पाते। एक लाइन ने पूरी स्थिति बदल दी। और मैं सोच सकता हूँ कि उस दिन के बाद बेडफोर्ड की वफादारी कंपनी के लिए कितनी ज्यादा बढ़ गई होगी। बिल्कुल। और ये सिर्फ दफ्तर की बात नहीं है। किताब में एक स्टडी का जिक्र है जिसमें पाया गया कि पत्नियों के घर छोड़कर जाने का एक बहुत बड़ा कारण प्रशंसा की कमी था, और ये बात पतियों पर भी लागू होती है। हम अपने सबसे करीबी लोगों को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। बिल्कुल, उनकी सराहना करना भूल जाते हैं। ठीक है, तो आलोचना से बचना है और सच्ची तारीफ करनी है, पर ये दोनों ही हमारे व्यवहार के बारे में है। अगर हमें किसी और से कोई काम करवाना हो तो सिर्फ तारीफ करने से तो कोई हमारा काम नहीं कर देगा। यहीं पर तीसरा और सबसे शक्तिशाली सिद्धांत आता है। दूसरे व्यक्ति के मन में उस काम को करने की एक प्रबल इच्छा जगाइए। कार्नेगी कहते हैं कि दुनिया में किसी से कोई भी काम करवाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है। और वो क्या है? कि उस व्यक्ति के अंदर वो काम करने की इच्छा पैदा की जाए। हाँ, वो मछली पकड़ने वाला उदाहरण वो मुझे बहुत पसंद है कि जब आप मछली पकड़ने जाते हैं तो कांटे में स्ट्रॉबेरी और क्रीम नहीं लगाते क्योंकि वो आपको पसंद है। आप कांटे में केंचुआ लगाते हैं क्योंकि वो मछली को पसंद है। हम लोगों से बात करते वक्त अक्सर यही गलती करते हैं। बहुत सटीक उदाहरण है। हम हमेशा इस बारे में बात करते हैं कि हमें क्या चाहिए। हम कहते हैं, मैं चाहता हूं कि तुम ये करो, ये सोचे बिना कि सामने वाले को इसमें क्या मिलेगा। तो यहाँ भी नजरिया बदलने की बात है। अपनी इच्छा के बजाय सामने वाली की इच्छा पर ध्यान देना। बिल्कुल। हेनरी फोर्ड ने कहा था,
अगर सफलता का कोई एक राज है तो वो है दूसरे व्यक्ति के नजरिए को समझने और चीजों को उसके और अपने दोनों के एंगल से देखने की क्षमता। जब भी आप किसी को कोई काम करने के लिए कहें तो पहले खुद से पूछें, मैं ऐसा क्या कर सकता हूं जिससे ये इंसान खुद ये काम करना चाहे। लेकिन क्या ये एक तरह की चालाकी या मैनिपुलेशन नहीं है कि हम अपना काम निकलवाने के लिए दूसरों की इच्छाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ये चालाकी तब होती जब आप सामने वाले को धोखा दे रहे हो। लेकिन ये सिद्धांत एक विन विन सिचुएशन बनाने के बारे में है जहां दोनों की जीत हो। अच्छा। इसका एक बड़ा मजेदार उदाहरण है राल्फ वाल्डो इमर्सन और उनके बछड़े का। एक बार इमर्सन और उनका बेटा मिलकर एक बछड़े को खींचकर और धकेलकर बाड़े में ले जाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन बछड़ा टस से मस नहीं हुआ। हाँ, क्योंकि वो अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सोचे बिना कि बछड़ा क्या चाहता है। फिर उनकी नौकरानी आई? जी, उनके एक घरेलू सहायिका वहां आई। उन्होंने स्थिति को समझा। वो ना तो बछड़े पर चिल्लाई ना उसे धक्का दिया। उन्होंने बस अपनी उंगली बछड़े के मुंह में डाल दी, जैसे उसकी माँ उसे दूध पिलाती हो। और बछड़ा शांति से अंदर चला गया। बछड़ा उंगली चूसने लगा और वो महिला प्यार से उसे सहलाते हुए बाड़े के अंदर ले गई। उन्होंने बछड़े की इच्छा के बारे में सोचा, इमर्सन की नहीं। ये तो कमाल है। जबरदस्ती की जगह समझदारी। ये तो हर जगह लागू होता है। हर जगह। एंड्रयू कार्नेगी ने भी इसका इस्तेमाल अपने भतीजों पर किया था। जब उनके 2 भतीजे कॉलेज में अपनी माँ के खतों का जवाब नहीं दे रहे थे तो कार्नेगी ने शर्त लगाई कि वो बिना मांगे उनसे जवाब मंगवा सकते हैं। अच्छा, वो कैसे? उन्होंने भतीजों को एक सामान्य सा खत लिखा जिसमें इधर उधर की बातें थी, लेकिन खत के आखिर में उन्होंने लिखा, वैसे मैं तुम दोनों के लिए $5 का एक नोट भेज रहा हूँ। पर मजे की बात ये थी कि उन्होंने खत में पैसे रखे ही नहीं थे। बिल्कुल। और जवाब फौरन आया। भतीजों ने लिखा, प्यारे अंकल, आपके खत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और बाकी आप समझ ही सकते हैं। उन्होंने भतीजों के मन में जवाब देने की एक मजबूत इच्छा जगा दी थी। बिल्कुल। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो प्रभावी मानवीय संबंधों की नींव 3 मजबूत स्तंभों पर टिकी है। पहला, आलोचना करने से बचें। दूसरा, सच्ची और दिल से तारीफ करें। और तीसरा, हमेशा दूसरे व्यक्ति के नजरिए से सोचकर उसकी इच्छा को जगाएं। बिल्कुल। और ये सिद्धांत सिर्फ बिजनेस में ही नहीं, हमारी निजी जिंदगी को भी बहुत बेहतर बना सकते हैं। एकदम सही कहा। ये कोई चालाकी की तरकीबें नहीं है, बल्कि दूसरे इंसान को समझने और उसे सम्मान देने का एक तरीका है। ये बातचीत वाकई आंखें खोलने वाली रही। लेकिन जाते जाते मेरे मन में एक विचार आ रहा है जो शायद हमारे श्रोताओं को सोचने पर मजबूर करे। बताइए। कार्नेगी ने ये सारी बातें आज से लगभग 100 साल पहले लिखी थीं। एक ऐसी दुनिया में जहां आमने सामने की बातचीत ही सब कुछ थी। और आज की दुनिया तो पूरी तरह से बदल गई है। बिल्कुल। आज हम एक डिजिटल युग में हैं। हमारे ज्यादातर संवाद ईमेल, टेक्स्ट मैसेज, सोशल मीडिया की स्क्रीन के जरिए होते हैं, जहां ना तो चेहरे के भाव दिखते हैं, ना आवाज का उतार चढ़ाव सुनाई देता है। सही बात है। ऐसे में किसी की आलोचना करना, उस पर तंज कसना कितना आसान हो गया है। तो सवाल ये है कि क्या आज के इस डिजिटल दौर में कार्नेगी की ये मानवीय सिद्धांत पहले से भी कहीं ज्यादा जरूरी नहीं हो गए हैं? क्या हमें आज इन सिद्धांतों को और भी सचेत होकर अपनाने की जरूरत नहीं है, ताकि हम तकनीक की इस दौड़ में अपनी इंसानियत को ही पीछे ना छोड़ दें?